गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल तक हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम छोटी मोटी सी बातें कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली इमेजिनरी लाइंस, यानी कि दो लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या होती है? इमेजिनरी होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। बहुत सिंपल टॉपिक है, बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सी आपको सिर्फ डाइजेस्ट करनी है, समझनी है। ठीक है, रट्टे नहीं मारने के, रटले बैठ जाओ नहीं, बस समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। चलिए सबसे पहली बात तो क्या होती है भाई, ये इमेजिनरी होती है। कैसी होती है? इमेजिनरी होती है, यानी कि ये काल्पनिक होती है। पहली बात। नंबर सेकंड ये क्या होती है? ये होती है एंगल इंडिपेंडेंट होती है, एंगल इंडिपेंडेंट यानी कि ये निष्कोण होती है। कैसी होती है? निष्कोण होती है। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से रहनी चाहिए कि निष्कोण होती है, एंगल इंडिपेंडेंट रहती है। मतलब ये कि जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसे भी निकाल सकता हूं, ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे भी निकल सकती हैं, ऐसे भी निकल सकती हैं। कोई इनके लिए पर्टिकुलर एंगल डिसाइड नहीं किया गया कि भाई इनको 30 डिग्री पे डिवाइड किया जाएगा, 40 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, किसी भी एंगल पे निकल सकते हैं, किसी भी एंगल पे इनको ड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद नंबर थर्ड जो है हमारी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भैया? तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी सुनिए अच्छे से कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर ड्रॉ की जाती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है ये ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है इनकी डायरेक्शन इस तरह से। ठीक है भाई, पॉजिटिव से किधर? नेगेटिव की ओर। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से सेट बैठानी है। ठीक है, कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 पे बात करें तो ये ओपन होती है। कैसी होती है? ओपन कर्व होती है। ये क्या होती है? ओपन कर्व। ये खुला वक्र होती है। कैसी होती है? खुला वक्र होती है। ठीक है भाई, अब ये खुला वक्र ओपन कर्व क्या चीज होती है समझिए। देखिए पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे चलेगी, पॉजिटिव से निकली और कहां पर चलेगी? नेगेटिव पे चलेगी, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं आएगी, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव पे चलेगी और उसके बाद वापस नहीं आई। तो ये क्या है? ओपन है। कैसा है? ओपन है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्लोज कर्व होती है। क्यों होती है क्लोज कर्व? क्योंकि देखिए वो क्या होती है, वो मैग्नेट में बाहर तो होती है नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर किधर होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है। तो कैसी बन गई? क्लोज लूप बन गया कि नहीं बन गया भाई? देखो क्लोज लूप बन गया कि बन गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्लोज लूप, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ओपन लूप होती हैं, खुला कर्व होती हैं, खुला वक्र होती हैं। ठीक है भैया, चलिए अच्छे से बात समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, इसकी एक रीजन और भी है कि क्यों। अब देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप ही क्यों बनाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप ही क्यों बनाती हैं, खुला वक्र ही क्यों बनाती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तब क्या करें? तो देखिए इसका रीजन जो है ना, जनरली तो यही दिया जाता है कि भाई इनमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर वापस से इनका रिवर्स फ्लो नहीं होता है, इस वजह से ये ओपन लूप होती है। ठीक है, लेकिन इसका एक और रीजन भी है। चलिए उस मेन रीजन को हम समझते हैं कि क्या रीजन है कि इसको ओपन लूप ही कहा गया, क्लोज लूप नहीं कहा गया। ठीक है, कहानी को समझते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, चलिए अब देखिए क्यों इसे ओपन लूप कहा गया, क्लोज लूप क्यों नहीं कहा गया, समझिए अच्छे से। भाई आप लोगों को पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कंजर्वेटिव फोर्स। क्या पढ़ाया था? कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल पढ़ाया था। कंजर्वेटिव फोर्स 11th क्लास में आपने पढ़ा था, संरक्षी बल आपने पढ़ा था। संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है याद करो। प्रॉपर्टी होती थी कि उसके क्लोज लूप में अगर वर्क किया तो वो नेट वर्क डन हमेशा 0 होना चाहिए। पढ़ा था नहीं पढ़ा था?
पढ़ा कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर क्लोज लूप में वर्क किया गया तो नेट वर्क में हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। संरक्षी बल के द्वारा बंद पथ में किया गया कुल कार्य शून्य होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है, मान लिया, चलो अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पे मैंने चार्ज रखा क्यू नोड, क्या रखा, क्यू नोड, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है। तो याद करो मैंने क्या बताया था कि भाई फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। तो मैंने जैसे यहाँ पे चार्ज रखा तो इस चार्ज पर फोर्स लगा इधर, कितना लगा, F बराबर QE, F बराबर कितना, QE, Q नोड E। मुझे बताइए मैं चल किधर रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ, मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर भी इधर ही है और मेरा फोर्स F वेक्टर भी इधर ही है। यहाँ पे चार्ज रहा है तो भी फोर्स सेम रहेगा, उस डायरेक्शन में यहाँ पे लाया तो भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम रहेगी, नहीं इधर भी लाया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या रही, सेम रही। इधर भी लेके आया तो फोर्स भी, क्यों, क्योंकि मैं चार्ज इधर ही तो चलेगा जिधर फोर्स लगेगा और चार्ज उधर ही तो चलेगा जिधर फोर्स लगेगा। तो दोनों के बीच में हर बार एंगल कितना हो जाएगा, dr और f के बीच में हर बार एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है f dr cos थीटा, f dr cos थीटा। थीटा की वैल्यू जैसे 0 रखूंगा तो dw कितना आ जाएगा, f डॉट dr आ जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा 2 पाई r आ जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा w बराबर f इनटू इसे इंटीग्रेट किया 0 से कितना 2 पाई r dr, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया, f इनटू 2 पाई r आ गया। जबकि मेरा वर्क डन होना कितना चाहिए था, 0, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है भाई, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब या तो ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, या तो ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, या फिर अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये क्लोज लूप नहीं है, तो ये क्लोज लूप नहीं है। तो भाई फोर्स तो कंजर्वेटिव है, बल तो संरक्षी, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, बल तो संरक्षी है, कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज लूप नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहकर भी क्लोज लूप नहीं बना सकती। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बात, ये है मेन फंडा, मेन रीजन कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चाहकर भी क्लोज लूप नहीं बना सकती, बंद वक्र नहीं बना सकती, इसलिए हमेशा क्या बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। बहुत शानदार बात है भाई, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को कि सर ये कहानी है। करें तो अगली बात करें नंबर 5 प्रॉपर्टी की। तो नंबर 5 प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मतलब ये हुआ कि मान लो ये कमरा है, मान लो ये एक कमरा है, बहुत शानदार चीज पढ़ाने वाला भाई साहब, ध्यान से सुनना, जल्दी से आपको किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी ये चीज, कहानी पूरी समझ में आएगी क्या कहानी है। मान लो ये एक बंद कमरा है, ठीक, अब इस बंद कमरे के अंदर चार्ज रखे हो, कोई चार्ज यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, सब जगह चार्ज है। अब सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं होगी, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं होगी। आप सोचे कि इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच दे, इसके लिए खींच दे, इसके लिए खींच दे, इसके लिए खींच दे, नहीं। मान लो कि सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर आया, 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 इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर। अब इस पॉइंट पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लग गए, एक पॉइंट पे इधर, 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 इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए कि नहीं हो गए, मान लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। तो भाई सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं खींची जाएगी। पहले मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। सबके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं खींची जाएंगी, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो पहले इन सब का वेक्टरली सम होगा, वेक्टरली क्या होगा, सम होगा, इन सब का सदिश योग होगा। क्या होगा, सदिश योग। सदिश योग होने के बाद, वेक्टरली सम होने के बाद एक रिजल्टेंट निकल के आएगा। एक क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट। मान लो ये रिजल्टेंट निकल के आएगी, मान लो ये रिजल्टेंट निकल के आया, ये परिणामी निकल के आएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सिर्फ इसके लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची जाएंगी, इन सब के लिए नहीं खींची जाएंगी, इन सब के लिए नहीं खींची जाएगी, सिर्फ इसके लिए खींची जाएगी। जो नेट निकल के आएगा, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाएगी। तो
क्या प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करेगी। पहले आप वहां पर जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचना चाह रहे हो, पहले वहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलेगा और उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाएगी। अब जब ये नेट के लिए खींची जाएगी, किसी एक के लिए खींची जाएगी, जो रिजल्ट निकल के आएगा, तो डायरेक्शन भी कितनी होगी, एक या बहुत सारी, सिर्फ एक डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है? अरे समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है? तो क्या प्रॉपर्टी है, नंबर 5 प्रॉपर्टी, नंबर 5 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ यूनिक डायरेक्शन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं जिसकी एक निश्चित दिशा होती है, जिसकी एक निश्चित दिशा होती है। क्लियर रखें दिमाग में बात, ये बहुत काम की चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ यूनिक डायरेक्शन, विद अ यूनिक डायरेक्शन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं एक निश्चित दिशा के साथ में। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चीजें यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत शानदार चीज है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन भी क्या रहेगी, एक ही रहेगी, डायरेक्शन भी एक रहेगी, फिक्स रहेगी, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। अब इस डायरेक्शन को फाइंड कैसे करते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बताती है कि डायरेक्शन को फाइंड कैसे किया जाता है। चलिए तो फाइंड कैसे करते हैं। नंबर 6 प्रॉपर्टी की बात करें, नंबर किसकी बात करें, 6। तो अगर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ड्रॉ की गई, ठीक है। तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालता हूं, स्पर्श रेखा खींचता हूं, बोलो क्लियर है? मतलब अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, और मैं किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचता हूं, मैं टेंजेंट डालता हूं, तो ये टेंजेंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बोलो क्लियर है? क्या कहा? द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर है? टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट दी, क्या भैया? रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है? क्या कहा मैंने? द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो मैं नहीं आया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बोलो क्लियर है? क्या कहा मैंने कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बहुत शानदार चीज है। आगे देखिए, आगे भी इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब एक बात मुझे बताइए, मैंने पढ़ाया था F वेक्टर बराबर होता है Q नॉट E वेक्टर, मतलब जिस तरफ E वेक्टर होगा उस तरफ ही क्या होगा, F वेक्टर, उस तरफ ही क्या होगा, F वेक्टर। मतलब ना सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, बल्कि ये फोर्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। ये टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को ही, स्थिर विद्युत बल की दिशा को भी दर्शाता है, स्थिर विद्युत बल की दिशा को भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है, इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन भी कहा जाता है, इन्हें स्थिर विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ में आया? क्योंकि भैया द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो क्लियर है? जी बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो स्पर्श रेखा है वो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ना सिर्फ विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, बल्कि बल की दिशा को भी प्रदर्शित करती है। बोलो क्लियर है? इसलिए इन्हें स्थिर विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, चीजें यहां तक समझ में आ गई सर। 5 प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं फटाक से, फिर आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी इमेजिनरी होती है, दिखाई नहीं देती। रियलिटी में किसने देखी है क्या? नहीं देखी, दिखती नहीं, बस समझने के लिए बनाई गई।
क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इमेजिनरी लाइन थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, दोस आर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है भाई। उसके बाद एंगल इंडिपेंडेंट होती हैं, एंगल पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब ये निष्कोण वक्र होती है। कैसी होती है? निष्कोण वक्र होती है। कोई एंगल फिक्स नहीं है कि 30 डिग्री पे खींचो, 40 पे खींचो, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी एंगल पे खींची जा सकती है। बोलो क्लियर है? तो एंगल इंडिपेंडेंट होती है। तीसरी बात, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या की जाती है? ड्रॉ की जाती है। डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, धनावेश से ऋणावेश की ओर खींची जाती है। उसके बाद ओपन कर्व बनाती है, हमेशा ओपन लूप बनाती है, खुला वक्र बनाती है। क्यों बनाती है? बताया था कि फोर्स जो है, जो वर्क है वो जीरो आना चाहिए क्लोज लूप के लिए, लेकिन वर्क जीरो नहीं आता, इसका मतलब ये कभी भी ओपन क्लोज लूप नहीं बना सकती है। उसके बाद क्या कहा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है, वो भी एक निश्चित दिशा के साथ में, एक यूनिक डायरेक्शन के साथ में। बोलो क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद ए यूनिक डायरेक्शन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं परिणामी विद्युत क्षेत्र को एक निश्चित दिशा के साथ प्रदर्शित करती है। उसके बाद टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र एवं स्थिर विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8, इनकी the number of electric field lines, the number of electric field lines is multiple of magnitude of charge, is multiple of magnitude of charge। बोलो क्लियर है? मैंने कहा था the number of electric field lines are multiple of magnitude of charge, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के गुणन के रूप में होती है, आवेश के परिमाण के गुणज के रूप में होती है। नहीं आए तो भी समझ में नहीं आया ना? समझाता हूं कि मान लो मैंने कहा कि एक कूलम चार्ज है और इस एक कूलम चार्ज से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। आप बेस मान सकते हो, ये बेस मैंने मान लिया कि 4 होती है। मैं इसको कितनी भी मान सकता था, मैं 1 मान सकता था, 2, 10, 1000, 50,000 कुछ भी मान सकता था, लेकिन अब ये एक कूलम है। अब अगर मैंने कहा कि 2 कूलम चार्ज है तो अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीपल बन जाएगी। कैसे? अगर 1 के लिए 4 तो 2 के लिए कितनी खींची जाएगी? 8 खींची जाएगी। कितनी खींची जाएगी? 8। अब 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। बोलो क्लियर है? क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मल्टीपल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मल्टीपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के गुणज के बराबर होती है, आवेश के परिमाण के गुणज के बराबर होती है। मतलब शुरुआत में आप कितनी भी मान सकते हो। मैंने 1 कूलम माना, मैं यहाँ पर 10 कूलम में मानता ना कि 10 कूलम के लिए 4 है तो 20 कूलम के लिए कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। इस तरह से हम करते हैं। बोलो क्लियर है? चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब कई लोग कहेंगे सर अगर 10 कूलम के लिए इतनी है तो 1 कूलम के लिए, अरे भाई इतना भी थोड़ी नहीं होता है। मानना ऐसा पड़ेगा कि हम छोटे से छोटे चार्ज के लिए भी निकाल सके। ठीक है भाई? क्लियर है? तो ये हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टी नंबर हमने कितनी पढ़ ली? 7 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर कितनी पढ़ ली? 7 प्रॉपर्टी आपको क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 8 बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या है प्रॉपर्टी नंबर 8? प्रॉपर्टी नंबर 8 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है क्या? रीजन बताइए भैया, क्या बताइए? रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, गिव द आंसर विद अ रीजन। गिव द आंसर विद अ रीजन। यस और नो में आंसर दे और साथ में क्या दे? रीजन दे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं क्या? उदाहरण सहित समझाइए। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं? भैया बताइए, काटती हैं क्या? इंटरसेक्ट करती हैं क्या? चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। दोनों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। कट कर सकती है, नहीं कर सकती है? ऐसा लग रहा है कट कर जाएगी। चलिए, कट कर गई। मैंने टेंजेंट डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1 वेक्टर। यहां पर भी टेंजेंट डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड आया E2 वेक्टर। अब ज्यादातर स्टूडेंट जवाब यही देंगे कि सर इंटरसेक्ट नहीं करती है। भाई मैं पूछूं कि क्यों? तो आप कहोगे
कि सर टेंजेंट दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। टेंजेंट कितनी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं? दो। भाई मैं पूछूं कि भैया क्या विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को काटती है? मैं ऐसे डायग्राम बनाते विद्वान कहोगे सर नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती? आप कहोगे कि सर स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को बताएगी, टेंजेंट लाइन दो डायरेक्शन को बताएगी। अरे भाई फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर नहीं काट सकती, ऐसे वो तो नहीं काट सकती। फिर कहोगे कि सर हमें तो इतना ही पता है कि टेंजेंट जो है वो क्या होती है? दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, विद्युत क्षेत्र का दो दिशाएं प्रदर्शित करती है, जो कि संभव नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं। टेंजेंट दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, पॉसिबल। अरे क्यों नहीं है पॉसिबल? वही तो रीजन है, वही तो आंसर है। तो भाई रीजन ये है कि पहली प्रॉपर्टी नंबर 6 याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी एक ही डायरेक्शन होगी, ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो भाई यहां कितनी डायरेक्शन आ रही है? दो डायरेक्शन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती तो इनकी कितनी डायरेक्शन होती? एक, क्योंकि इन दोनों चार्जों के लिए अलग अलग नहीं खींची जा सकती। पहले क्या निकलता? इनका रिजल्टेंट निकलता। इनका रिजल्टेंट निकलने के बाद उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है। याद है कि नहीं? मैंने बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? आंसर सुनिए भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बीन सेट टू ईच अदर बिकॉज़ we got two direction of electric field on intersection point, but electric field lines represent the net electric field with unique direction, so it cannot be possible. विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी। कितनी दिशाएं प्राप्त होंगी? दो। जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परिणामी विद्युत क्षेत्र को एक निश्चित दिशा के साथ प्रदर्शित करती हैं, इसलिए उसकी दो दिशाएं संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other because we got two direction of electric field at intersection point, but electric field lines are representing net electric field with a unique direction, so it can be possible. बोलिए क्लियर है? चीजें यहां तक समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टी नंबर 8 तक की कहानी हमें समझ में आ गई। क्लियर आनी चाहिए भैया। अब तक आप ये आंसर मत देना कि दो डायरेक्शन मिलती है टेंजेंट पे। अरे क्यों मिलती है? क्यों गलत है? क्योंकि भैया दो डायरेक्शन मिल रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक ही डायरेक्शन कैरी करती है, एक ही डायरेक्शन अपने साथ रखती है। क्लियर है? याद रखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9, ये कंटिन्यूअस होती है। कैसी होती है? कंटिन्यूअस। ये सतत होती है। कैसी होती है? सतत होती है। ये कंटिन्यूअस होती है। क्यों होती है कंटिन्यूअस? समझिए, कंटिन्यूअस का मतलब समझिए कि ये ऐसे ही खींची जाती है, ऐसे। ये ऐसे नहीं ड्रॉ होती है, ये ऐसे ड्रॉ नहीं होती है, कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। क्लियर है? ये कंटिन्यूअस है, नॉन कंटिन्यूअस है, डॉटेड नहीं होती है। क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है, सतत होती है। तो प्रॉपर्टी याद रह जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 9 विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत रेखाएं होती है। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 10 कहती है कि अगर हम अपोजिट चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनमें इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग हो। बोलो क्लियर है? यानी कि क्या कहता हूं मैं, ध्यान से सुनिए अच्छे से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं भैया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या खासियत है कि ये विपरीत प्रकृति आवेशों में ये खिंची हुई डोरी की तरह व्यवहार करती हैं। यानी कि ये फैलती भी है और सिकुड़ती भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बिहेव एज ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग in opposite poles, in opposite charge. बोलो क्लियर है? स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। क्या होती हैं? ये कंप्रेस भी होती हैं और एक्सपांड भी होती हैं। देखो यहाँ से एक्सपांड हो गई और यहाँ पे क्या हो गई? कंप्रेस। तो ऐसा लग रहा है जैसे खींच रखा हो कहीं से ढीला छोड़ रखा हो। तो ये क्या होती है भैया? अपोजिट नेचर के चार्ज में ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है। कंटीन्यूअसली डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में स्ट्रेच और कंप्रेस होती है। बोलो क्लियर है? दोबारा बोल रहा हूं, फिर से सुनेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बिहेव एज ए स्ट्रेच स्ट्रिंग in opposite poles या opposite charge. They are continuously compressed and expand with respect to distance. This property is represent the attraction force between the opposite charge.
दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द चार्ज। अट्रैक्शन कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे सिकुड़ गई, पर सिकुड़ने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे इकट्ठी हो गई, कंप्रेस हो गई, कंप्रेस होने के लिए क्या भैया, इनको ऐसे खींचा जा रहा है, खींचने का फोर्स क्या कहलाता है, ऐसे खींचने का फोर्स क्या कहलाता है, अट्रैक्शन, और ऐसे फैलाने का फोर्स क्या कहलाता है, रिपल्शन। खींचने का अट्रैक्शन, फैलाने का रिपल्शन। तो ये क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, खींच रही है, अरे खींच रही है तो इसका मतलब इनमें क्या लग रहा है, इनमें लग रहा है भैया अट्रैक्शन का फोर्स, यानी कि भैया विपरीत प्रकृति के आवेशों में ये खींची हुई प्रत्यास्थ डोरी की तरह, डोरी की प्रत्यास्थ डोरी की तरह व्यवहार करती है, मतलब ये दूरी के साथ क्रमशः फैलती और सिकुड़ती है, फैलती भी और सिकुड़ती। तो सिकुड़ना क्या है, आकर्षण, और फैलना क्या है, प्रतिकर्षण। इसलिए ये प्रॉपर्टी आकर्षण के बल को प्रदर्शित करती है, विपरीत प्रकृति में आकर्षण होता है, इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। चीजें यहां तक क्लियर है। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11, प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 11, प्रॉपर्टी नंबर 11 कहती है कि अगर मैंने सेम नेचर के चार्ज ले लिए, कैसे नेचर के चार्ज ले लिए, सेम नेचर के, अब तक कैसे थे, अपोजिट नेचर के, तो सेम नेचर के चार्ज में एक फिनोमेना लग जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, आराम से आप लोग समझेंगे कि भाई सेम नेचर के चार्ज में इनके साथ एक बड़ी दुर्घटना होती है। क्या होती है कि ये स्टार्टिंग में ये अपनी इनिशियल डायरेक्शन में, अगर सेम नेचर के चार्ज है उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची जा रही है, तो ये अपनी इनिशियल डायरेक्शन के तो हो जाएगी परपेंडिकुलर, अपनी इनिशियल डायरेक्शन के लिए क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है, इनिशियल डायरेक्शन के लिए क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, और एक दूसरे के हो जाती है पैरेलल, एक दूसरे के क्या हो जाती है, पैरेलल। सेम नेचर के चार्ज में ये एक दूसरे के क्या हो जाएगी, अपनी इनिशियल डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और एक दूसरे की क्या हो जाएगी, पैरेलल, जो कि रिपल्शन को दर्शाता है, रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे समझिए, मान लो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक थी, ये मेरी दूसरी थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाती टकराती हैं, टकराने की वजह से बैंड हो जाती हैं। अब बैंड कब होगी, जब मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर से भी, ये कौन सा फोर्स है, एक दूसरे को दूर भगाने वाला फोर्स है, रिपल्शन का फोर्स है कि नहीं है, तो ये ऐसे हो रही है, ये रिपेल होगी, और ये क्या होंगी, इनिशियल डायरेक्शन क्या थी ये, और अब कैसे हो जाती है, ऐसे, इनिशियल डायरेक्शन क्या है ये, और ये क्या होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी ऊपर। तो इनिशियल डायरेक्शन के क्या होगी, परपेंडिकुलर, और एक दूसरे की क्या हो गई, पैरेलल, एक दूसरे की क्या हो गई, पैरेलल हो गई, कि नहीं हो गई। यही मैं समझा रहा हूं कि भैया समान प्रकृति के आवेशों में ये अपनी प्रारंभिक दिशा के तो लंबवत, ये प्रारंभिक दिशा थी, अपनी प्रारंभिक दिशा के तो लंबवत, और एक दूसरे की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये रिपल्शन को, ये प्रतिकर्षण को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, प्रतिकर्षण को। मतलब ये ऐसे आई और ये ऐसे हो गई, ये ऐसे आई और ये ऐसे हो गई, ठीक है भाई, रिपल्शन हुआ इनमें, और ये ऐसे आई, यहां से बेंड कर गई और ये यहां से बेंड कर गई। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भैया, समझाइए मुझे अच्छे से। चलिए देखिए, ये इस तरह से यहाँ बीच में एक पॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं एंड पॉइंट, इसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्यों कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट भाई, इसे क्यों कहते हैं, इसे उदासीन बिंदु क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि याद करो, गौर से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस पॉइंट पर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का काम क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। बात दिमाग में आएगी नहीं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट है। बोलो क्लियर है, प्रॉपर्टी नंबर 11 याद रह जाएगी। क्या थी प्रॉपर्टी नंबर 10 याद है, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या थी कि अपोजिट नेचर के चार्ज में ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है, मतलब ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कंटीन्यूअसली क्या होती है, एक्सपांड होती है और कंप्रेस होती है, जो कि अट्रैक्शन को बताता था कि
तदनुसार विपरीत प्रकृति के आवेशों में ये खिंची हुई डोरी की तरह व्यवहार करती थी, यानी कि क्रम से फैलती और सिकुड़ती थी जो आकर्षण को बताता था। जबकि सेम नेचर के चार्ज में क्या हो रही है, ये अपने इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक दूसरे के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, जबकि प्रारंभिक दिशा के लंबवत और एक दूसरे के समांतर हो रही है, जो कि प्रतिकर्षण को दर्शाता है, रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी नंबर 11 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 12 की बात कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 12, प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 12 कहती है भैया, अच्छे से समझना, प्रॉपर्टी नंबर 12 कहती है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस की हम बात करें तो इनकी पर यूनिट एरिया में इनके नंबर, इनकी डेंसिटी क्या रहती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपॉन एरिया क्या कहलाता है? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अपॉन क्षेत्रफल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या कहलाता है? घनत्व। थोड़ा रफ्तार से लिख रहा हूं, आप समझ जाओ बस बातों को, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट पर यूनिट एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रति इकाई क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर एट पर यूनिट एरिया नोन एज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं कहता हूं कि अगर कहीं पर इसको मैं अगर n से रिप्रेजेंट करूं, किससे रिप्रेजेंट करूं? n से। अरे इसको किससे रिप्रेजेंट करूं? n से। अगर कहीं पर डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है, मतलब कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है, उसका घनत्व ज्यादा है, पर यूनिट एरिया में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज्यादा है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी हाई है। कहीं पर डेंसिटी हाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई, और डेंसिटी लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लो। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? मुझे बताइए, अगर मैं पेन के एरिया की बात करूं, पेन के जितने एरिया की, तो यहाँ पर कितनी है? 3, जबकि यहीं पर रखता हूं तो यहाँ पर कितनी है? सिर्फ 1 है। सिर्फ कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी की बात करूं तो आप कहोगे कि सर n1 इज ग्रेटर देन कितना है? n2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की बात करूं तो E1 इज ग्रेटर देन कितना होगा? E2। जहां पर यानी कि सिंपल समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पास होंगी, जहां पर आसपास होंगी, वहां विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगा। और जहां पर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, दूर होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये पास है, अरे पोल चार्ज के पास में कैसा है? पास होता है, और जबकि दूर जाते हैं तो कैसा होता है? कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो प्रॉपर्टी 12 मैंने आपको पढ़ा दी, बहुत है मेरे हिसाब से 12 प्रॉपर्टी। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं सर और पढ़ानी है तो आप कमेंट कर दें, और प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे। चीजें बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाई है, समझ में आना चाहिए, अच्छे से चमकना चाहिए आपके। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए भैया घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले मेरे फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।